नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज सेकेंड यूनिट के चौथे व्याख्यान में स्वागत है। आज हम प्राकल्पना के शेष बचे स्रोतों पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको गुडे एवं हट द्वारा बताए गए प्राकल्पना के 4 स्रोतों में से एक सामान्य संस्कृति की व्याख्या कर दी थी। आज हम उसके आगे जो दूसरा स्रोत है वैज्ञानिक सिद्धांत, उस पर चर्चा कर रहे हैं। गुडे एवं हट का मानना है कि विज्ञान प्राकल्पनाओं के लिए अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं। गुडे एवं हट स्वयं लिखते हैं कि प्राकल्पनाओं का जन्म विज्ञान में होता है। इन सिद्धांतों की पुष्टि करने अथवा इन्हें स्थापित करने अथवा स्थापित सिद्धांतों को अस्वीकृत करने के लिए अनेक प्राकल्पनाओं को बनाया जाता है। गुडे हम कहते हैं विज्ञान प्राकल्पनाओं के लिए अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं। प्राकल्पनाओं का जन्म विज्ञान में ही होता है। प्राकल्पनाएं सिद्धांतों को सही साबित करने, उन्हें स्थापित करने अथवा स्थापित सिद्धांतों को अस्वीकृत करने का कार्य करती हैं। जाति के बारे में एक उदाहरण है वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित। जाति के बारे में यह प्रचलित सिद्धांत था कि व्यवसाय ही जाति का आधार था। बाद में अनेक प्राकल्पनाओं द्वारा इसे झुठलाया गया। रिजले एवं नेस्फील्ड ने जातिगत सिद्धांतों की रचना पूर्ववर्ती के सिद्धांतों के आधार पर की थी। और समाजशास्त्र में यदि अपन देखें तो दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत भी अनेक पूर्व में बने सिद्धांतों पर आधारित था। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकल्पनाओं के स्रोत होते हैं। अब हम जो गुडे एवं हट ने जो तीसरा स्रोत बताया, समरूपताएं या सादृश्यताएं, उस पर चर्चा करेंगे। गुडे एवं हट कहते हैं कि सामान्य संस्कृति और वैज्ञानिक सिद्धांत ही प्राकल्पनाओं के स्रोत नहीं हो सकते। समरूपता अथवा सादृश्यताएं भी प्राकल्पनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। जूलियन हक्सले लिखते हैं कि प्रकृति का सामूहिक अवलोकन एवं अन्य विधियां भी प्राकल्पना के उपजाऊ क्षेत्र माने जा सकते हैं। अर्थात समरूपताओं के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा गुडे एवं हट अपने इस अवधारणा में कहते हैं। इसी तरह जब दो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली समरूपताओं के आधार पर किसी प्राकल्पना का जन्म होता है तो उसे हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक विज्ञानों का यह सिद्धांत कि पौधे एवं पशुओं पर परिस्थिति का प्रभाव समान रूप से पड़ता है, इसी आधार पर यह प्राकल्पना बनाई जा सकती है कि समान पर्यावरण का प्रभाव सभी मनुष्य पर समान रूप से पड़े। इसी को आधार मानते हुए ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा के आधार पर प्राकल्पनाएं बनाई थी।
समरूपताओं के अंतर्गत गुडे मठ कहते हैं कि प्रकृति का यह सिद्धांत कि पौधे एवं पशुओं पर परिस्थितियों का, एनवायरनमेंट का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव समान रूप से पड़ता है, इसी प्रकार पर्यावरण का प्रभाव भी सभी मनुष्यों पर समान रूप से पड़ेगा। इस सादृश्यता या समरूपता के आधार पर ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने एक प्राकल्पना का निर्माण किया, और वह प्राकल्पना है कि समाज की उत्पत्ति, विकास और विनाश जीव रचना अर्थात सावयव के जन्म, विकास और मृत्यु के समान है। अर्थात गुडे एवं हट इस उदाहरण में या इस सादृश्यता के स्रोत के अंतर्गत कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का, किसी जीव रचना का जन्म होगा, उसका विकास होगा और उसकी मृत्यु भी होगी, उसी प्रकार समाज का भी जन्म होता है अर्थात उसकी उत्पत्ति होती है, समाज का भी विकास होता है और समाज का भी विनाश अर्थात मृत्यु होती है। एक प्राकल्पना बनाई जिसे समाजशास्त्रियों ने अनेक बार अनुसंधान करके सत्य स्थापित किया। इसके पश्चात गुडे एवं हट का जो प्राकल्पनाओं के स्रोत का चौथा आधार है वह है व्यक्तिक प्रकृति विशिष्ट अनुभव। अनुसंधानकर्ता का स्वयं का जीवन एवं विविध घटनाओं के बारे में उसका जो अनुभव और ज्ञान है वह प्राकल्पना को बनाने में अत्यंत उपयोगी और सही सिद्ध हो सकता है। अर्थात प्राकल्पना के स्रोत के इस चौथे आधार में गुडे एवं हट कहते हैं कि व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता का स्वयं का ज्ञान, अनुभव और अवलोकन भी प्राकल्पनाओं के निर्माण कर सकते हैं। व्यक्ति अपने चारों तरफ फैली घटनाओं को देखकर, समझकर व अनुभव कर किसी प्राकल्पना को जन्म दे सकता है। वस्तु सदैव ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। इसी प्रकृति विशिष्ट अनुभव के आधार पर न्यूटन ने महान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की रचना की। गुडे होट इसका उदाहरण भी रखते हैं या इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई भी अनुसंधानकर्ता या विचारक या खोजकर्ता अपने चारों तरफ फैली घटनाओं को देखकर अर्थात अवलोकित कर उनको समझकर और अनुभव करके भी किसी प्राकल्पना को जन्म दे सकता है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक ने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत रखा तो वह सिद्धांत उस एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखकर दिया। अर्थात वस्तुएं सदैव ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं और क्यों गिरती हैं इसका जब उन्होंने खोज की तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को रखा। इस प्रकार भी व्यक्तिक प्रकृति विशिष्ट अनुभव भी प्राकल्पनाओं के स्रोत होते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण है अपराधशास्त्री लोम्ब्रोसो ने सेना के एक चिकित्सक के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर एक प्राकल्पना का निर्माण किया और उसके आधार पर सिद्धांत बनवाया और वह सिद्धांत था अपराधी जन्मजात होते हैं। इसी तरह सर्दियों की तुलना में आत्महत्या की दर गर्मियों में अधिक होती है। यह दुर्खिम की प्राकल्पना है। गुडे हट के इन 4 प्रकारों के अलावा भी 2 और आधार प्राकल्पनाओं के स्रोतों के हो सकते हैं जिसमें अंतः प्रज्ञा और अनुसंधान एवं साहित्य की अपना योगदान है।
अंतःप्रज्ञा व्यक्ति के व्यक्तिगत मानसिक चेतना एवं अंदर की आवाज़ भी उपकल्पनाओं के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। मानव की अंतर्दृष्टि, अंतरात्मा की आवाज़ को ही अंतःप्रज्ञा कहा जाता है। अर्थात मानव की मानसिक चेतना, मानसिक विचार और अंतर्दृष्टि से जो आवाज़ उत्पन्न होती है अंतरात्मा से, उसके वह भी प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। भारत में कई मतों को मानने वाले समाज सुधारकों ने भी कुछ अपनी बातों को कथनों के रूप में कहा। वह भी कथन भी आज भी प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत है, जैसे कबीर, रहीम, बिहार, रहीम, तुलसीदास आदि ने, प्रकृति आदि ने अंतप्रज्ञा के आधार पर कई कथनों को रखा और यह कथन प्राकल्पनाओं के अच्छे उदाहरण हैं। इसी प्रकार अनुसंधान एवं साहित्य भी प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत माने गए हैं। पूर्व में किए गए अनुसंधान और साहित्य भी उपकल्पनाओं के अच्छे स्रोत होते हैं। कविता, साहित्य, दर्शन, मानवशास्त्र, विज्ञान आदि के सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत साहित्य, दर्शन, मानवशास्त्र, विज्ञान आदि के सिद्धांतों को लिया जाता है और ये भी प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। आज हमने प्राकल्पनाओं के स्रोतों पर चर्चा की थी और प्राकल्पनाओं के संबंध में हमारे जो महत्वपूर्ण कथन हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वह हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं। इसके अंतर्गत प्राकल्पनाओं का अर्थ, परिभाषा तो हमने प्रथम व्याख्यान में पूर्ण किया था। प्राकल्पनाओं के प्रकारों की चर्चा हमने द्वितीय और तृतीय व्याख्यान में की थी और प्राकल्पनाओं के स्रोतों की चर्चा हम तीसरे व्याख्यान में और चौथे व्याख्यान में कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, प्राकल्पनाओं के संदर्भ में हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह निश्चित रूप से एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर हमें 20 शब्दों में देना होता है। एक 8 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर हमें 200 शब्दों में देना होता है और एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जिसका उत्तर हम 500 शब्दों से ऊपर देना होता है। छोटे प्रश्नों के अंतर्गत प्राकल्पना का परिभाषा, प्राकल्पना के प्रकार या प्राकल्पना की विशेषताएं पूछ सकते हैं। मध्यम आकार के प्रश्नों में प्राकल्पनाओं के जो विशेषताएं हैं उनका संक्षिप्त विवरण पूछ सकते हैं। प्राकल्पनाओं के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण पूछ सकते हैं और बड़े प्रश्न के अंतर्गत प्राकल्पनाओं की विशेषताओं का संपूर्ण विवरण या स्रोतों के विवरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो प्राकल्पना का स्रोत का जो टॉपिक है वह लगभग समाप्त होता है और अगले व्याख्यान में हम दूसरे टॉपिकों की पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।